नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 3 में उपस्थित मूल अधिकार जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 15 तक दिए गए हैं उस पर बात करेंगे। हम मूल अधिकार के एक एक अनुच्छेद की चर्चा करेंगे, उस पर देखेंगे कि उसमें क्या है 12 से लेकर के 35 तक। मूल अधिकार, इससे पहले हम जान ले कि वास्तव में मूल अधिकार है क्या, ये मूल क्यों है, मतलब फंडामेंटल क्यों है, ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है, तो उसी को हम देखते हैं। उसके बाद मूल अधिकार से जितने भी प्रश्न आए हैं सबका समाधान किया जाएगा और यकीन मानिए इसे बहुत ही गहराई से विस्तार से समझाने का प्रयास होगा ताकि यूपीएससी और जेपीएससी और अन्य जितने भी लोक सेवा आयोग सहित जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम में आपको एक अच्छे नोट्स के रूप में ये वीडियो उपलब्ध रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि मूल अधिकार जो है वास्तव में मूल क्यों है, क्या खास है इसमें। तो जानेंगे कि ये मूल अधिकार जरूरी क्यों है, उसके बाद फिर इसकी विशेषता पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एक एक अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हम देखेंगे। तो भारत के संविधान के भाग 3 में, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 15 तक मूल अधिकारों का विस्तार से वर्णन दिया गया है। आपको यकीन नहीं होगा कि दुनिया में इससे ज़्यादा विस्तृत वर्णन कहीं नहीं मिलता, यहाँ तक कि अमेरिका में भी नहीं मिलता। तो मूल अधिकार वास्तव में एक ऐसा अधिकार है, ठीक है, जो व्यक्ति के जन्म के साथ ही या कहें कि एक मानव होने के नाते ही प्राप्त होने चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह व्यक्ति के भौतिक, नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक कुल मिलाकर के उसके चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। इसीलिए संविधान ने बिना भेदभाव के हर नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी दी है। यदि इसका उल्लंघन होता है तो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इससे क्या होता है कि वास्तव में मूल अधिकार के तहत ये हम स्टेट, जो हमारा राज्य है, मतलब हमारा जो देश है, ये जताने का प्रयास करता है कि सब में हम समानता देंगे, सबको सम्मान देंगे, सबके राष्ट्रीय हित का ध्यान रखेंगे और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता को हम ध्यान में रखेंगे। इसके पीछे यही कारण है। मूल अधिकार वास्तव में एक ऐसी अधिकार है, ऐसी नागरिक आज़ादी का एक अधिकार है जो राज्य के जो कठोर नियम, उसके मनमानी, तानाशाही रवैया है ना, उनके खिलाफ नागरिकों को आज़ादी मिलती है। आप राजशाही में या तानाशाही सरकार में देखेंगे कि मूल अधिकार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो उन्हीं सारे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, उन पर एक चेक एंड बैलेंस करने के लिए, मतलब कि मूल अधिकार के माध्यम से राज्य को तानाशाही या मनमानी रवैये से या उसके कठोर नियम कानून से बचाने का एक प्रयास है, वो आपको एक अधिकार दिया गया है। कुल मिला के यदि कहें तो यह एक राजनीतिक लोकतंत्र जो है उसको, राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श जो है, एक आदर्श स्वरूप उसको स्थापित करता है। इसीलिए तो कहा जाता है भारत के संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा। ये आपको पीटी में कई बार क्वेश्चन आता होगा, आपको पता होना चाहिए कि मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के राजा द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था, इसीलिए मैग्ना कार्टा नाम से बहुत चर्चित। आगे भी आप इतिहास पढ़ते होंगे तो इस शब्द का प्रयोग आप प्राय देखते होंगे। तो इस प्रकार से मूल अधिकार या फंडामेंटल इसीलिए है क्योंकि आपने देखा कि इस 5 पॉइंट के माध्यम से। अब हम देखेंगे कि मूल अधिकार की विशेषता क्या है। मतलब संविधान में अनुच्छेद 12 से जो 35 तक जो मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, उन मूल अधिकारों में उनको देखने के बाद हम उनमें क्या विशेषताएं देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। मूल अधिकार तो हम बाद में पढ़ेंगे, 12 से 35 एक एक अनुच्छेद, लेकिन उससे पहले उसकी विशेषता को हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला विशेषता क्या है कि यह कुछ नागरिकों के लिए है तो कुछ विदेशियों के लिए है, ठीक है। मतलब कि जो मूल अधिकार है सभी को समान रूप से उपलब्ध नहीं है। जैसे कि कुछ मूल अधिकार, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, जो केवल
नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो उसमें जैसे कि आपका अनुच्छेद 15 हो गया, अनुच्छेद 16 हो गया, 19 हो गया, ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। और इसका कारण आप खुद देखेंगे कि क्यों नागरिकों को ही प्राप्ति होना चाहिए और है। दूसरा मूल अधिकार की जो विशेषता है वो है युक्त प्रतिबंध। मतलब कि मूल अधिकार निर्बाध रूप से नहीं है, आबाद नहीं है, मतलब इसे युक्त आधार पर इसको प्रतिबंध राज्य लगा सकती है। राज्य का मतलब एक कंट्री के रूप में समझिएगा, देश, पूरे कंट्री। तो राज्य इसमें युक्त प्रतिबंध लगाता है। इससे क्या होता है कि यह व्यक्ति और समाज के बीच में एक संतुलन बनता है। ठीक है। एक अन्य बात है कि यह राज्यों के खिलाफ सुरक्षा कवच के रूप में प्राप्त है। ये तो अभी हमने ये क्यों जरूरी है वहाँ हमने देखा। और यदि मौलिक अधिकार की कहीं पे भी कोई यदि उल्लंघन होता है तो अभी तो आपने देखा कि सीधे सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं। और ये भी है कि मूल अधिकारों में जैसे कि अनुच्छेद 13 अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मूल अधिकारों में कटौती भी संभव है। लेकिन केशवानंद भारती केस में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मूल ढांचे को आप प्रभावित किए बगैर इसमें कटौती संभव है, उसकी अल्पीकरण संभव है, उसमें संशोधन संभव है। अन्य इसकी विशेषता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम में इसका निलंबन हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 19 जो है केवल युद्ध, विदेशी आक्रमण की स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में या वैसे कारण बता करके यदि देश में आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 19 जो है वो निलंबित नहीं होगा। सातवां मूल अधिकार की जो विशेषता है वो ये है कि मूल अधिकार सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर एजेंसियों, इन पर जो है प्रतिबंध संभव है। आप यदि इस फोर्स में होंगे तो आपको पता होगा। उसी प्रकार यदि देश के किसी क्षेत्र में या पूरे देश में यदि कोई सैन्य शासन लागू है, ठीक है, जहाँ सेना के नियम कायदे वहाँ पे शुरू हो जाता है जब कहीं सैन्य शासन लागू होता है तो वैसे क्षेत्र में भी मूल अधिकारों का निलंबन संभव है। अन्य विशेषता ये है कि मूल अधिकार वास्तव में समय के द्वारा वो परिवर्तित है, खुद लागू है। और कुछ को कोर्ट के माध्यम से लागू किया जा सकता है जहाँ वो लागू ना करे स्टेट, वो हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से मूल अधिकार की विशेषता हो गई। अब हम प्रत्येक अनुच्छेद पर देखेंगे कि अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद 13 में आप देख रहे हैं क्या है। ठीक है, राज्य की परिभाषा है और इसमें कानून जो मूल अधिकारों से असंगत हो अथवा अप्रतिष्ठापूर्ण है उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। अभी हम देखेंगे उस पर। उसके बाद जो 14 से 18 तक जो है वो समानता का अधिकार है। उसी प्रकार 19 से 22 तक जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको हम देखेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। 29 से 31 जो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। और कुछ कानूनों की सुरक्षा इसमें 31 से लेकर 31 डी तक है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो संविधान की आत्मा भी कहा गया है ये 32 से लेकर 35 तक है। हम इन पर एक एक करके देखेंगे। तो अब हम चलते हैं अनुच्छेद 12 पर। तो अनुच्छेद 12 जो है ये राज्यों की परिभाषा दी गई है। आप अक्सर देखते होंगे कि मूल अधिकार का जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो राज्य युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, तो राज्य के नज़र में सभी समान है, तो राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हर जगह आप राज्य आप देखते होंगे, काफ़ी चर्चा होता है। तो अनुच्छेद 12 में उसी राज्य के बारे में परिभाषा दिया है कि वो राज्य क्या है। तो उस राज्य में 5 बातें शामिल हैं, हम देखते हैं। याद रहे कि ये पीटी के परीक्षा में 2015 या 16 में एक बार आ चुका है, ऑप्शंस दिया हुआ है कि संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन राज्य के तहत आता है। ठीक है, खैर
तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के तहत जो दिया गया है उसमें संघीय सरकार, ठीक है, और संसद, खास करके इसके कार्यकारी और विधायी अंग, ठीक है, ये राज्य में आता है। उसी प्रकार राज्य सरकार और विधानमंडल, ठीक है, उसी प्रकार पंचायत, नगर पालिकाएं सहित जितने भी स्थानीय निकाय है आप देखते हैं वो राज्य में आता है। इसी प्रकार से संवैधानिक, गैर संवैधानिक प्राधिकरण, संवैधानिक में जितने संवैधानिक संस्था देख रहे हैं आप, चाहे यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, चुनाव आयोग हो, कैग हो, जितने संवैधानिक संस्थाएं देख रहे हैं, उसी प्रकार गैर संवैधानिक संस्थाएं, प्राधिकरण, जैसे एलआईसी हो गया, जैसे कि नीति आयोग हो गया, ये सारे जो है वो स्टेट का भाग है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्य के अंतर्गत जो निजी इकाई है या एजेंसी है, जैसे मान लीजिए टाटा है, ठीक है, रिलायंस है, तो ये स्टेट के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 में स्टेट की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है, तो ये हमें मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। इस पर मुख्य परीक्षा में अभी तक प्रश्न नहीं आया है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत विधि, ठीक है ना। तो असंगत मतलब कि मूल अधिकारों में यदि कोई अल्पीकरण या कोई असंगत विधियां होती है तो उसे असंवैधानिक या अवैध घोषित किया जा सकता है, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के अनुसार और अनुच्छेद 226 के पावर के तहत हाईकोर्ट के द्वारा, ठीक है। कोई भी कानून मूल अधिकार से असंगत हो या उसमें कोई विसंगति हो तो उस कानून के उस भाग को या पूरे कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 13 है, मूल अधिकारों से असंगत विधि के बारे में दिया गया। इसमें एक शब्द है विधि। तो कौन सी विधि, किन किन की विधि, विधि शब्द को यहाँ पे परिभाषित किया गया है। तो विधि शब्द जो यहाँ दिया गया है उसमें 4 प्रकार की विधि है। एक अस्थायी विधि जो संसद और विधानमंडल बनाता है। विधानमंडल मतलब कहीं कहीं विधानसभा और विधान परिषद भी होता है, तो दोनों को मिला के विधानमंडल बोला जाता है। तो संसद और विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो विधि है। अस्थायी विधि जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो अस्थायी विधियां हैं। एक कार्यपालिका विधान है जिसको हम लोग प्रत्याशित विधि भी कहते हैं। इसमें कोई आदेश, इसमें कोई उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, आप देखते होंगे कि सरकार जो है, कार्यपालिका जो है, आप देखते होंगे जैसे कोरोना से रिलेटेड कोई उन्होंने अधिसूचना जारी किया, कोई आदेश जारी किया, कोई नियम बनाया, यहाँ तक कि ये जिला का एसपी और डीसी भी कोई आप देखते होंगे कि कोई ऑर्डर निकलता है कि इस परिस्थिति में ऐसा नहीं करेंगे या किसी पर्व त्योहार में आप ये ना करें वो ना करें, तो वो सारे जो है वो विधि है। उसी प्रकार गैर विधायी स्रोत जैसे कि रूढ़ी है, परंपरा है, प्रथा है, मतलब कि कोई ऐसी प्रथा, परंपरा, रूढ़िवादी मान्यता जो हमारे समाज को मॉनिटर कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए हर धर्मों में है, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ ना कुछ नियम कानून होता है और उससे पूरा समाज उस चीज़ को मानता है। तो इसमें कहा गया है कि ये भी एक प्रकार से विधि है। तो ये सारे विधि मतलब 1 से 4 तक जो आप देख रहे हैं, इनमें से कोई भी विधि यदि मूल अधिकारों से किसी प्रकार से असंगत होता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, मूल अधिकारों को वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो उसे शून्य माना जाएगा। ये है अनुच्छेद 13। अब आर्टिकल 14 की बात करते हैं। तो एक्चुअली आर्टिकल 14 से 18 जो है ये समानता के अधिकार के तहत आता है। तो समानता के अधिकार के जो पहले अनुच्छेद है 14, उस पर हम बात करते हैं। अनुच्छेद 14 में 2 बातें हैं कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका पहला भाग है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो ये विधि की समक्ष समता का मतलब क्या है कि कानून के सम्मुख सभी समान हैं, चाहे पटवारी से लेकर प्रधानमंत्री तक या किसी भी लेवल पर सब बराबर है। और दूसरा, और इसको हमने ब्रिटेन से लिया है, और ये जो
वास्तव में विधि के शासन या रूल ऑफ लॉ जो है एबी डाइसी के द्वारा प्रतिपादन किया गया था, वहीं से ये लिया गया है, वो ब्रिटेन के थे। दूसरा जो पार्ट है वो है विधियों का समान संरक्षण, इसको हमने अमेरिका से लिया है और इसमें कहता है कि समान के साथ समान व्यवहार जैसे कि, और जो समान नहीं है उसके साथ समान व्यवहार नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए राज्यपाल या राष्ट्रपति या किसी विशेष पदाधिकारी जिसको एक विशेष अधिकार या विशेष दायित्व दिया गया है कानून के नज़र में, संविधान ने दिया है, तो वो विशेषाधिकार का ग्रहण करेगा। जैसे कि पहला वाला भाग में क्या है कि सब बराबर है, किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं, लेकिन दूसरे में है कि जो बराबर है ही नहीं उसके साथ समान व्यवहार कैसे हो सकता है। राज्यपाल का विशेष शक्ति है, राष्ट्रपति का है, एक अधिकारी का है, तो एक आम आदमी के साथ उसका नहीं कंपेयर किया जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आर्टिकल 14 में एक डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देखें, नीचे क्लिक करके आर्टिकल 14 का एक वीडियो कंप्लीट बनाया हुआ है और उसमें जो प्रश्न आए हुए हैं यूपीएससी में प्रीवियस ईयर उसको भी बनाया गया है, तो कृपया उसको देखें। अब हम अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 15 जो है समानता के अधिकार का दूसरा अनुच्छेद, तो इसमें क्या है कि वो विभेद का प्रतिशोधन है कुछ आधारों पर। उसमें डिटेल से लिखा हुआ है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल, ठीक है, धर्म, मूल वंश, है ना, जाति, लिंग या जन्मस्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। तो इसमें दो बात है, एक तो है केवल। केवल का मतलब है कि अन्य आधारों पर, मतलब ये जो दिए हुए हैं इनके अलावा अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। और दूसरा विभेद नहीं करेगा, मतलब किसी का ना पक्ष लेगा ना किसी के अगेंस्ट रहेगा राज्य, ठीक है। तो ये विभेद है। तो अनुच्छेद 15 जो है अब कहाँ इसमें भेदभाव नहीं करेगा, तो उसमें है कि जैसे कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, ठीक है, होटलों, ठीक है, सार्वजनिक मनोरंजन के प्रवेश स्थानों, है ना। और दूसरे में दिया हुआ है कि ये तो राज्य सरकार के अंतर्गत होगा, जो स्टेट के अंतर है, लेकिन जो स्टेट का पूर्णतः या भागतः यानी अल्पतः राज्य से पोषित, है ना, या साधारण जनता के लिए प्रयोग के लिए समर्पित, ठीक है, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्व निबंधन या शर्त के अधीन होगा, ठीक है ना। मतलब इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अनुच्छेद 15 के कुछ अपवाद है, आइए देखते हैं। विभेद से प्रतिषेध के जो है ना सामान्य नियम के 3 अपवाद हैं, ठीक है, कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है, ठीक है। जैसे महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण, जैसे हम देखते हैं पंचायतों और नगरपालिकाओं में 33% जो आरक्षण है। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया गया है और इसे मौलिक अधिकार भी बनाया गया है, आपको पता होगा, अनुच्छेद 21 के तहत आगे पढ़ेंगे हम। दूसरी बात है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, जैसे कि विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण, ठीक है, या सार्वजनिक शैक्षिक संस्थानों में शुल्क में छूट, ठीक है। और बाद में एक इसी में एक और जुड़ा है कि जैसे कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के लोगों, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति, उनके उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है, ठीक है ना। और ये छूट मतलब कि उसे कम नंबर पे, जैसे मान लीजिए 100 कट ऑफ है तो उसको कम नंबर में देकर भी उस सीट को भर सकता है। और ये जो है सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त भी हो सकता है, निजी भी हो सकता है, या अल्पसंख्यक, किसी भी आधार पर नियम बना सकता है सरकार। तो ये 15 अनुच्छेद का 3 अंतर हो गया या अपवाद हो गया कि विभेद का प्रतिषेध के बावजूद भी इन आधारों पर विभेद किया जा सकता है,
जो पढ़े थे ना कि केवल और केवल उन आधार पर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ युक्त आधार पर ये 3 अपवाद हो सकते हैं आर्टिकल 15 के। आइए देखते हैं कि इसको व्यवहार में कैसे लाया गया। ये अपवाद व्यवहारिक जीवन में या संविधान में कैसे समाज में आया, देखते हैं, जो 2 कानून सरकार के द्वारा पास किया गया। संविधान के 93 संशोधन 2005 के द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार ने क्या किया कि केंद्रीय शैक्षिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया, ठीक है। इसके अंतर्गत जो ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी के छात्रों को सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27% सीटें आरक्षित की गई, जिसमें IIT, IIM जैसे संस्थान भी शामिल थे। 2008 में क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय ने इसकी वैधता पर मुहर लगा दिया, लेकिन न्यायालय ने आदेश दिया कि वो इसको लागू करने में क्रीमी लेयर का सिद्धांत का पालन करें। पहली बार क्रीमी लेयर, और उसकी अलग अलग कैटेगरियाँ हैं, जो उस समय 6 लाख थे, अभी इसको बढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है। और दूसरा प्रावधान हम आइए देखते हैं। अभी हाल ही में पिछले साल 103वें जो संविधान संशोधन विधेयक है 2019, ठीक है, तो जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण दिया गया हो। आप अभी पता होगा आपको 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, लेकिन इसमें एक शर्त है कि इसमें SC, ST या OBC से जो आरक्षण से ऑलरेडी ले रहे हैं वैसे लोग शामिल इसमें नहीं होंगे। आइए अब हम अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 16 जो लोक नियोजन में अवसर की क्षमता है, इसमें कहा जाता है कि राज्य के अधीन, है ना, किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति में सभी नागरिकों को, ठीक है, अवसर की समानता होगी। उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या निवास स्थान के आधार पर किसी को भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला अपवाद जो है कि संसद जो है किसी को रोजगार के लिए निवास की शर्त रख सकती है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि अभी आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त अभी ये किसी राज्य में नहीं है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी जगह में ये कह दे कि केवल यहीं के लोगों के लिए ये रोजगार हो सकता है। दूसरा है, मतलब किसी नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था तो हम लोगों ने पढ़ा है, किसी पद को जो पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिसमें राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है। इसमें किसी संस्था या उसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी धार्मिक आधार पर भी व्यवस्था की जा सकती है। और इसको लागू करने के लिए सरकार क्या किए है, आइए हम देखते हैं। सरकार ने मंडल आयोग का गठन जो है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में किया, है ना। बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। रिपोर्ट 1980 में इन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है। और कुछ वर्ष पश्चात जो 1990 में बीपी सिंह सरकार ने किया है कि सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण, है ना, सरकारी सेवा में घोषणा कर दिया। बाद में इसमें 2 परिवर्तन हुआ। पहला कि पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को प्रमुखता जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण, ठीक है, और 10% का अतिरिक्त आरक्षण दिया आर्थिक रूप से पिछड़े विशेष वर्ग से उच्च जातियों के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं कि कोर्ट फिर इसके बाद क्या करता है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च जातियों के खास वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को अस्वीकार किया और जो 27% ओबीसी आरक्षण था उसको बरकरार रखा, उसकी संवैधानिकता को। साथ ही साथ उन्होंने क्रिमिनल की बात फिर से दोबारा किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। उसके बाद कहा आरक्षण की व्यवस्था केवल शुरुआती नियुक्ति के समय होनी चाहिए। उन्होंने कहा प्रोन्नति के लिए कोई खास आरक्षण केवल 5 वर्षों तक लागू रह सकता है। 1997 तक वो उसका डेडलाइन दिया। कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़ करके बोला कि आरक्षित कोटा जो है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रतिक्रिया में सरकार क्या करती है, आइए आपको दिखाते हैं। सरकार ने क्रीमी लेयर की पहचान के लिए जो है ना
रामनंदन समिति का गठन किया जो बाद में उसको स्वीकार कर लिया। दूसरा है कि 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। यह नौकरी में आरक्षण के उद्देश्य से सूची में नाम जोड़ने और निकालने पर विचार करती है। और प्रोन्नति में जो आरक्षण का मामला था, ठीक है, इसमें एक नई व्यवस्था जोड़ी 16 में, ठीक है। और उन्होंने कहा कि यदि राज्य सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो इस अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राज्य जो है प्रोन्नति में आरक्षण दे सकता है, ठीक है। इसके लिए 2001 में 85वां संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति जनजाति सरकारी सेवकों के हेतु आरक्षण के नियम प्रोन्नति में की व्यवस्था करता है। 55 से ही प्रभावी किया गया इसको। उसी प्रकार जो बैकलॉग के लिए बताए, तो बैकलॉग में उन्होंने कहा कि जो एक साल में 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता उसको समाप्त कर दिया, यानी बैकलॉग में आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त कर दिया। उसी प्रकार एक मामला तमिलनाडु का उस टाइम था। तमिलनाडु का आरक्षण जो 50% से ज़्यादा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसी भी हालत में कोशिश करें कि असाधारण परिस्थिति छोड़ करके कि आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन तमिलनाडु में था तो उसको क्या किया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया। ये आपको पता होगा कि वो न्यायिक समीक्षा के तहत नहीं आता है। अब आगे देखते हैं। अब अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है। इसमें किसी भी रूप में इसका आचरण को निषिद्ध करता है अस्पृश्यता का। और अस्पृश्यता के कारण जो उपजी कोई भी निर्योग्यता है उनको लागू करना अपराध होगा। एक तो खारिज करना पहली बात, और दूसरा यदि उसको किसी प्रकार से कोई उसको आचरण में लाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगा, उसके लिए उसे अपराध घोषित किया गया और वो विधि के अनुसार ही दंडनीय होगा। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में जो है ना कुछ मूलभूत संशोधन करके इसका नाम बदल दिया। नाम रखा नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955, और इसमें विस्तार करके इसको दंड को और भी सख्त बनाया गया। इसमें अधिनियम में जो अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त कर दिया, ठीक है ना, और उसको 1917 में व्यवस्था सुनिश्चित किया। ध्यान रहे कि अस्पृश्यता शब्द का ना तो संविधान में और ना ही अधिनियम में कहीं जिक्र है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी अस्पृश्यता को आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से अस्पृश्यता है इस अधिनियम के तहत। अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से रोकना या कहीं पर पूजा करने से रोकना, कोई परंपरागत धार्मिक दार्शनिक या कोई भी अन्य आधार पर अस्पृश्यता को आप न्यायोचित ठहराते हैं, उसे उचित ठहराते हैं। किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से इनकार आप करते हैं, उसको नहीं प्रवेश करने देते हैं, उसको बेइज्जती करते हैं, ठीक है। और अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या हॉस्टल में सार्वजनिक हित के लिए उसको प्रवेश से यदि रोक रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को यदि आप मानते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं। किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, कोई सामान बेचता है या उसको यदि देने से रोकते हैं, उसको सामान बेचने से या उसको सेवाएं देने से रोक रहे हैं, तो ये अपराध होता है। ध्यान रहे कि इसमें 6 माह तक की सज़ा, यहाँ तक कि चुनाव में लड़ने की भी अयोग्यता और इसमें दंड भी इसमें रखे गए हैं। तो इसी लिहाज से ये सख्त कानून है। आइए हम अगला देखते हैं। अनुच्छेद 18 कहता है कि किसी भी प्रकार के उपाधियाँ आप नहीं ले सकते। उपाधियों का ये अंत करता है। आइए समझाते हैं। यह निषेध करता है कि राज्य जो है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय इसके अलावा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कोई भी यदि भारत का नागरिक राज्य से कोई भी यदि उपाधि प्राप्त करता है तो वो केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही कर सकता है या नहीं करेगा, इसमें तो निषेध करता है, लेकिन यदि करता है तो उसके लिए उसे अनुमति चाहिए। उसी प्रकार कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास से किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन जो है कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला व्यक्ति कोई विदेशी राज्य से उसके अधीन किसी रूप से भेंट, उपलब्धि या पद की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।
ध्यान रहे कि इस उपाधियों से, जैसे कि पुराने समय में जो वंशानुगत पद होते थे, महाराजा, राय बहादुर, राज बहादुर, राज साहब, दीवान, बहुत सारे ऐसे चीज़, सर, है ना, इन सब को इससे खात्मा कर दिया गया। ध्यान रहे एक बात आपको और भी जानना जरूरी है कि जो इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो है, न्यायालय ने इसे जो है पुरस्कार की उपाधि मतलब नहीं इससे माना है, ठीक है। और इससे 18 में जो वर्णित प्रावधान है इससे उनका उल्लंघन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वो अपने नाम के आगे इनका उपयोग नहीं करेगा। जैसे किसी को पद्म विभूषण मिलता है तो पद्म विभूषण SR जैन नहीं लिख सकता, इसी तरह से कोई भी। उसी प्रकार राष्ट्रीय पुरस्कारों की जो स्थापना हुई थी उसमें भी जैसे कि बीच में इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे फिर से प्रारंभ कर दिया था। तो यही है आपका समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 तक था।